स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक चैलेंज सीरीज़। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें टोटल 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये आपका निश्चित तौर पर एक टेस्ट है जिसमें आप आंसर देने की कोशिश करें। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम सीधी चर्चा करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी ये बात है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण है या जो बनाया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान में। तो मैं आपको साथ ही साथ आंसर में बताता जाऊंगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन के संदर्भ में न्याय किस सूची का विषय है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये जो न्याय है, न्याय जो विषय है वो किस सूची में उल्लेखित हैं? आप आंसर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ताकि आप अपना जो नॉलेज है वो टेस्ट कर पाएँ, और निश्चित तौर पे ये आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आपने अध्ययन कर रखा है या ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो भी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो न्याय का उल्लेख है दोस्तों राज्य सूची में। न्याय का उल्लेख किस में है? राज्य सूची में। अगला प्रश्न है हमारा, रिट शब्द किस भाषा का, यानी मूल रूप से जो ये रिट शब्द हैं वो किस भाषा का है? यह है दोस्तों लैटिन भाषा का। किस भाषा का है? लैटिन का। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कि भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है और उसकी कुछ सदस्य संख्या है, लेकिन संविधान में अधिकतम कितने हो सकते हैं? संविधान में ये कितना उल्लेख है कि अधिकतम सदस्य संख्या एक विधानसभा की कितनी हो सकती है? तो वो सदस्य संख्या आपको बतानी है जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। बिल्कुल आप साथ ही साथ आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों। आप अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए और आप लास्ट में निकालिए कि आपके कितने सही सवाल हैं और कितने गलत हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है 500। यानी भारत के किसी भी राज्य में अगर विधानसभा की सदस्य संख्या हो सकती है तो अधिकतम 500 हो सकती है। 500 से ज़्यादा की इजाज़त संविधान नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस था, बाद में एक्ट बना। इसको पारित करने के लिए 26 मार्च 2002 को आयोजित संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संसद के जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है, केवल साधारण विधेयक पर हो सकती है दोस्तों। अनुच्छेद 108 में ये उल्लेखित हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अनुच्छेद 118 में उल्लेखित हैं। लेकिन बात ये है कि 2002 में जो बैठक हुई थी, अब तक 3 हुई है, 3 में आखिरी बार 2002 में हुई है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जीएमसी बाल योगी ने। जीएमसी बाल योगी ने। आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी नॉलेज टेस्ट के लिए बनाए गए हैं। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी संविधान संशोधन बताना कौन सा था वो। तो वो ये जो दोस्तों संविधान संशोधन था, आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ आंसर करने की। 61वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1989 तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही किया गया था, और वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। मूल संविधान में 21 वर्ष थी, वर्तमान में जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष का नागरिक होने के बाद पंजीकरण करवाने के बाद मतदाता सूची में अगर वो नाम इंक्लूड करवा देता तो वो वोट दे सकता है। फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे? परामर्शदाता कहें, सलाहकार कहें, कौन थे ये? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप। परामर्शदाता थे संविधान सभा के BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, संविधान सभा के सलाहकार या परामर्शदाता। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 3 और भाग 4 है ना,
परस्पर पूरक हैं, यानी वो एक दूसरे के लिए त्याग आवश्यक नहीं है, यानी एक दूसरे का ऐसा नहीं कि एक को स्थापित करने के लिए दूसरे का त्याग कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दोनों पूरक है एक दूसरे का, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह कथन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किस वाद में कहा था, ये किस केस में यह वक्तव्य उन्होंने दिया था? तो यह कहा था, बिल्कुल दोस्तों आप भी कोशिश कीजिएगा, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में यह वक्तव्य, यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद का त्यागपत्र में किसे संबोधित करना पड़ता है? यानी जब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वो अपने त्यागपत्र में किसको संबोधित करके त्यागपत्र देता है, यानी उसमें त्यागपत्र में वो संबोधित किसको करते हैं? आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको भी पता चले कि आपने जो अध्ययन कर रखा है उसमें से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इसमें वो संबोधित करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, उन्हीं को इस्तीफा देते हैं, जिसको इस्तीफा देते हैं उसी को संबोधित किया जाता है। दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं किया है, फेरबदल शब्दों के साथ में किया ताकि और अच्छा सवाल बने। लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला और लास्ट सवाल, संविधान का अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? आप कोशिश कीजिएगा, क्या है, कई बार चीज़ें देखिए अनुच्छेद पूछा जाता है, कई बार अनुच्छेद देखिए उसे उसकी विषय वस्तु पूछी जा सकती है। तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय की जो विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 248 में है, यानी विधायी शक्तियां जो हैं, या यूं कहें कि अवशिष्ट विषय उन्हें कहते हैं जो तीनों ही विषय में नहीं है, न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, वो सारे विषय अवशिष्ट विषय हैं, वो केंद्र के पास में है। तो अवशिष्ट विषय का उल्लेख अनुच्छेद 248 में। धन्यवाद दोस्तों, ये आज का एक चैलेंज सीरीज के तहत छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।